ओके, नमस्कार। मेरा नाम है तुषार कुंभकार। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मिस्टर ट्रैक विद एनीथिंग में। तो आज के इस पहले वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इकाई 1, जो कि अर्थशास्त्र का पहला अध्याय है और हम उसे पढ़ने वाले हैं। और पहले अध्याय का नाम है विकास नीतियां और अनुभव। 1947 से 1990 तक के समांतराल तक ये विकास और अनुभव हुआ था। तो आगे चलते हैं। और पहले लिखा हुआ है इस इकाई के 2 अध्यायों के द्वारा हम स्वतंत्रता पूर्व से लेकर नियोजित विकास के 4 दशकों तक भारत द्वारा चुने गए पक्ष का समग्र रूप से अवलोकन करेंगे। तात्पर्य यह है कि भारत सरकार ने भारत सरकार ने इसके लिए जो कठोर उपाय किए, जैसे योजना आयोग का निर्माण तथा पंचवर्षीय योजनाओं की घोषणा आदि का अध्ययन, पंचवर्षीय योजनाओं के समग्र अवलोकन तथा नियोजन, विकास की विशेषताओं तथा परिसीमाओं के मूल्यांकन का अध्ययन इस इकाई में किया गया है। तो इस इकाई को और जूम इन आउट, ठीक है। स्वतंत्रता, ये QR कोड दिया हुआ है। इस QR कोड को आप स्कैन करेंगे तो आपके पास भी ऐसा PDF देखने को मिल जाएगा और ये ओपन हो जाएगा अगर आप इस QR कोड को स्कैन करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो चलिए आरंभ करते हैं। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था, इसमें क्या बोलता है? इस अध्याय को पढ़ने के बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के समय वर्ष 1947 में भारत की अर्थव्यवस्था की दिशा के बारे में जानेंगे। माने कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय वर्ष 1947 में भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में जानेंगे। तो पहला बिंदु पढ़ लिया। अभी दूसरा बिंदु की ओर आते हैं। दूसरा बिंदु बोलता है भारतीय अर्थव्यवस्था को अल्प विकास तथा गत्या विरोध की स्थिति में पहुंचा देने वाले कारकों से परिचित होंगे। और क्या है नीचे? ओके, नीचे है भारत हमारे साम्राज्य की धुरी है। यदि हमारा साम्राज्य कोई राज्य अलग हो जाता है तो हम जीवित रह सकते हैं। यदि हम भारत को खो देते हैं तो भारत साम्राज्य का सूर्य अस्त हो जाएगा। ये लिखा था विक्टर अलेक्जेंडर ब्रूस 1894 यानी कि 1894 में ब्रिटिश इंडिया के वायसराय ने बोला था। परिचय क्या बोलता है, आइए पढ़ते हैं। परिचय बोलता है, थोड़ा सा मिस्टेक, परिचय बोलता है भारत का आर्थिक विकास विषयक इस पुस्तक का मूल्य उद्देश्य आपको भारतीय अर्थव्यवस्था की मूलभूत विशेषताओं की जानकारी देना और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से हुए विकास से अवगत करना है। यद्यपि देश की वर्तमान अवस्था तथा भविष्य की संभावनाओं की चर्चा करते समय उसके आर्थिक अतीत पर ध्यान देना भी उतना ही महत्वपूर्ण होगा। इसलिए हम अपनी चर्चा का आरंभ स्वतंत्रता से पूर्व देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति से कर सकते हैं। इसी क्रम में हम उन सब बातों की भी स्पष्ट पहचान करेंगे जिन्होंने स्वतंत्र भारत के विकास की रणनीतियों का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान संरचना कोई आज की नहीं है। इसके मूल्य सूत्र तो इतिहास में बहुत गहरे हैं, विशेष रूप से उस अवधि में जब भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र प्राप्ति के पूर्व 200 वर्षों तक ब्रिटिश शासन के अधीन था। भारत में इंग्लिशमैन, भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का मुख्य उद्देश्य इंग्लैंड में तेजी से विकसित हो रहे औद्योगिक आधार के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को केवल एक कच्चा माल प्रदायक तक ही सीमित रहना था। उस शासन की अधीनता के
शोषक स्वरूप को समझे बिना स्वतंत्रता के बाद के पिछले 7 दशकों में भारत में हुए विकास का सही मूल्यांकन कर पाना संभव नहीं। 1.2 में बोलता है औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत निम्न स्तरीय आर्थिक विकास। अंग्रेजी शासन की स्थापना से पूर्व भारत अपनी स्वतंत्रता अर्थव्यवस्था थी। यद्यपि जनसामान्य की आजीविका और सरकार की आय का मुख्य स्रोत कृषि था, फिर भी देश की अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की विनिर्माण गतिविधि से हो रही थी। सूती व रेशमी वस्त्रों, धातु आधारित तथा बहुमूल्य मणिरत्न आदि से जुड़ी शिल्प कलाओं में उत्कृष्ट केंद्र के रूप में भारत विश्व भर में सुविख्यात हो चुका था। भारत में बनी चीजों की विश्व के बाजार में अच्छी सामग्री का प्रयोग तथा उच्च स्तर की कलात्मक के आधार पर बड़ी श्रेष्ठता थी। बॉक्स 1.1 देखें, चलिए देखते हैं 1.1, यही बॉक्स 1.1 है और पढ़ते हैं, चलिए आरंभ करते हैं। बॉक्स 1.1 बंगाल की सूती उद्योग। मलमल एक विशेष प्रकार की सूती कपड़ा है। इस मूल निर्माण क्षेत्र बंगाल विशेषकर ढाका के आसपास का क्षेत्र रहा है। यह नगर अब बांग्लादेश की राजधानी है। ढाका के मलमल के उत्कृष्ट कोटि के सूती वस्त्र के रूप में विश्व भर में बहुत ख्याति अर्जित की थी। यह बहुत सी महीन कपड़ा होता था। विदेशी यात्री इसे सही मलमल या मलमल खास भी कहते हैं। इसका आशय यही था कि वे कपड़े को शाही परिवारों के उपयोग के योग्य मानते थे। भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास हम पढ़ रहे हैं और इसमें है औपनिवेशिक शासकों द्वारा रची गई आर्थिक नीतियों का ध्येय भारत का आर्थिक विकास नहीं बल्कि अपने मूल देश के आर्थिक हितों का संरक्षण और संवर्धन भी है। माफ कीजिएगा। इन नीतियों ने भारत की अर्थव्यवस्था के स्वरूप के मूल रूप को बदल डाला। भारत इंग्लैंड को कच्चे माल की पूर्ति करने तथा वहां बने तैयार माल का आयात करने वाला देश बनकर रह गया। स्वाभाविक ही था कि औपनिवेशिक शासकों ने कभी इस देश को राष्ट्रीय तथा प्रति व्यक्ति आय का आकलन करने का भी ईमानदारी से कोई प्रयास नहीं किया। कुछ लोगों ने निजी स्तर पर आकलन किए, पर उनके अनुमानों में बहुत विसंगतियां और आपसी मतभेद भी रहे हैं। इन आकलनकर्ताओं में दादाभाई नौरोजी, विलियम डिग्बी, फिंडले, सिराज, डॉक्टर V.K.R.V. राव तथा R.C. देसाई प्रमुख रहे हैं। औपनिवेशिक काल के दौरान डॉक्टर राव द्वारा लगाए गए अनुमान बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। फिर भी सभी अध्ययनकर्ता एक बात पर सहमत रहे हैं कि 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत की राष्ट्रीय आय की वार्षिक संवृद्धि दर 2% से कम ही रही है तथा प्रति व्यक्ति उत्पाद वृद्धि दर तो मात्र 0.5% ही रह गई। कृषि क्षेत्र 1.3 में बोलता है कि ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत भारत मूलतः एक कृषि अर्थव्यवस्था ही बना रहा। देश की लगभग 85% जनसंख्या जो गांव में रहती है, क्या बोलती है पता नहीं, देखते हैं नीचे। ओ शिट, रीड ऑफलाइन, माफ कीजिएगा। ओके, ऑल डन। हाँ, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कृषि क्षेत्र जो कि गांव में। हाँ, यहाँ कुछ तस्वीरें हैं, मैं इन्हें पढ़ता हूँ
और आपके सामने बताता हूँ। बॉक्स 1.2 ब्रिटिश काल में कृषि। 17वीं शताब्दी में भारत आए फ्रांसीसी यात्री बेर्नियर ने तत्कालीन बंगाल का इस प्रकार वर्णन किया। हम अपने 2 बार के भ्रमण के दौरान बंगाल के विषय में संग्रहित जानकारी के आधार पर मैं यह कह सकता हूँ कि यह क्षेत्र मिस्र देश से कहीं अधिक समृद्ध है। यही यहाँ से सूती रेशमी वस्त्र, चावल, शक्कर और मक्खन का प्रचुर मात्रा में निर्यात होता है। यहाँ अपने आंतरिक उपभोग के लिए भी गेहूं, सब्जियां, अनाज, मुर्गे, मुर्गियां, बतख आदि का भरपूर उत्पादन होता है, यानी कि उनका रख रखाव किया जाता है, जो कि उत्पादन के अंतर्गत आता है। और देखते हैं आगे। हाँ, यहाँ सुअरों के बड़े बड़े झुंड तथा भेड़ बकरियां के विशाल झुंड भी विद्यमान हैं। इस क्षेत्र में हर प्रकार की मछलियां प्रचुरता में उपलब्ध हैं। राजमहल से लेकर समुद्र तक अतीत में परिवहन तथा सिंचाई के लिए गंगा नदी बहुत यत्न और श्रम पूर्वक काट कर बनाई गई नहरों का जाल सा बिछा हुआ है। चित्र में दिखाया गया है, यहाँ कुछ गायें हैं और कुछ हल से कुछ कर रही हैं। उसी का चित्र में 1.1 में बताया गया है। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत भारत में कृषि में गतिशीलता नहीं है, गतिहीनता है। तो बात विपरीत की ओर हमें बताता है। तो आगे पढ़ते हैं और देखते हैं क्या लिखा है। 17वीं शताब्दी में अपने देश की कृषि समृद्धि के बारे में लिखिए। लगभग 200 वर्ष बाद जब ब्रिटिश भारत छोड़कर गए, उस समय की कृषि की गतिहीनता के साथ इसकी तुलना कीजिए। ठीक है, तुलना कर लेंगे हम लोग। क्या तुलना करना है वो तो पढ़ने वाले ही कर सकते हैं। हाँ, क्या बसी थी उस लाइन को मैं पहले से देखता हूँ। हाँ, बोलता है मूलतः एक कृषि अर्थव्यवस्था ही बना रहा। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत भारत मूलतः एक कृषि अर्थव्यवस्था ही बना रहा। देश की लगभग 85% जनसंख्या जो गाँवों में 85% जो गाँवों में बसी थी, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि के माध्यम से ही अपनी रोजी रोटी कमा रही थी। देखना है 1.2 मैंने पढ़ लिया है। वैसे एक बड़ी जनसंख्या का व्यवसाय होने के बाद भी कृषि क्षेत्र में गतिहीनता विकास की प्रक्रिया चलती रही। यही नहीं, अनेक अवसरों पर उसमें अप्रत्याशित ह्रास या गिरावट भी अनुभव की गई। भले ही कृषि अधीन क्षेत्र के प्रसार के कारण कुल कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई हो, किंतु कृषि उत्पादकता में कमी आती रही। कृषि क्षेत्र की गतिहीनता का मुख्य कारण औपनिवेशिक शासन द्वारा लागू की गई भूव्यवस्था प्रणालियों को ही माना जा सकता है। आज के समस्त पूर्वी भारत में, जो उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी कहा जाता था, लागू की गई जमींदारी व्यवस्था में तो कृषि कार्यों से होने वाली समस्त लगभग जमींदार ही हड़प जाते हैं। और बताता है किसानों के पास कुछ नहीं बच पाता था। यही नहीं, अधिकांश जमींदारों तथा सभी औपनिवेशिक शासकों कृषि क्षेत्र की दिशा को सुधारने के लिए कुछ नहीं किया। जमींदारों की रुचि तो किसानों की आर्थिक दुर्दशा की अनदेखी कर उनसे अधिक से अधिक लगान संग्रह करने तक सीमित रही थी। इसी कारण कृषि वर्ग को नितांत दुर्दशा और सामाजिक तनावों
को झेलने में बाध्य होना पड़ा। राजस्व व्यवस्था की शर्तों का भी जमींदारों के इस व्यवहार के विकास में बहुत योगदान रहा। राजस्व की निश्चित राशि सरकार के कोष में जमा कराने की तिथियां पूर्व निर्धारित थी। उनके अनुसार रकम जमा नहीं कर पाने वाली जमींदारों से उनके अधिकार छीन लिए जाते थे। साथ ही प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी, निम्न स्तर सिंचाई सुविधाओं के अभाव और क्या है देखते हैं। माफ कीजिएगा। हाँ, इन्हें कीजिए के अंतर्गत क्या हमें पढ़ने को मिलता है, चलिए पढ़ते हैं और देखते हैं। ओके, स्वतंत्रता भारत के मानचित्र की अंग्रेजी शासन के भारत के मानचित्र से तुलना कर पता लगाइए कि देश का कौन सा क्षेत्र पाकिस्तान का हिस्सा बन गया है। यह क्षेत्र आर्थिक दृष्टि से भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण था। इस संदर्भ में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक इंडिया डिवाइडेड का अध्ययन उपयोगी होगा। अंग्रेजों ने भारत में किस प्रकार की राजस्व व्यवस्था लागू की, देश के किस क्षेत्र में कौन सी राजस्व व्यवस्थाएं लागू की गई और वहाँ उसके क्या प्रभाव रहे हैं। आपको उन राजस्व व्यवस्थाओं की आज के भारत में कृषि परिदृश्य पर क्या छाप दिखाई देती है। इन प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए आप रमेश चंद्र दत्त की 2 खंडों में प्रकाशित पुस्तक इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया का सहारा ले सकते हैं। B.H. बेडेन पॉवेल की पुस्तक द लैंड सिस्टम ऑफ ब्रिटिश इंडिया भी उपयोगी रहेगी। इसके भी 2 खंड हैं। इस विषय को अधिक अच्छी तरह से समझने के लिए आप ब्रिटिश भारत का एक कृषि मानचित्र बनाने का प्रयास करें। अपने विद्यालय में लगे कंप्यूटर का भी इस कोर्स में इस कार्य में प्रयोग कर सकते हैं। स्मरण रखिए, किसी भी विषय को भली प्रकार समझाने में मानचित्र का आकलन बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है। उर्वरों का नगण्य प्रयोग भी कृषि उत्पादकता के स्तर को बहुत निम्न रखने के लिए उत्तरदायी था। किसानों की दुर्दशा को और बढ़ाने में इसका भी बड़ा योगदान रहा। जो देश के कुछ क्षेत्रों में कृषि के व्यवसायीकरण के कारण नकदी फसलों की उच्च उत्पादकता के प्रमाण भी मिलते हैं, किंतु उस उच्च उत्पादकता के लाभ भारतीय किसानों को नहीं मिल पाते थे, क्योंकि उन्हें तो खाद्यान्न की खेती के स्थान पर नकदी फसलों का उत्पादन करना पड़ता था, जिनका प्रयोग अंततः इंग्लैंड में लगे कारखानों में किया जाता था। सिंचाई व्यवस्था में कुछ सुधार के बावजूद भारत बाढ़ नियंत्रण एवं भूमि की उपजाऊ शक्ति के मामले में पिछड़ा हुआ था, जबकि किसानों के एक छोटे से वर्ग ने अपने फसल पैटर्न को परिवर्तित कर खाद्यान्न फसलों की जगह वाणिज्यिक फसलें उगाना आरंभ किया। काश्तकारों एक बड़े वर्ग तथा छोटे किसानों के पास कृषि क्षेत्र में निवेश करने के लिए ना ही संसाधन थे, ना तकनीक थी और ना ही कोई प्रेरणा। कृषि की ही भांति औपनिवेशिक व्यवस्था के अंतर्गत भारत एक
सुदृढ़ औद्योगिक आधार का विकास भी नहीं कर पाया। देश की विश्व प्रसिद्ध शिल्प कलाओं का पतन हो रहा था, किंतु उस प्रतिष्ठित परंपरा का स्थान ले सकने वाले किसी आधुनिक औद्योगिक आधार की रचना नहीं होने दी गई। भारत के इस औद्योगिकरण ऐसा बार बार हो जाता है, कोई बात नहीं। इसमें बताता है कि किंतु उस प्रतिष्ठित परंपरा को स्थान ले सकते हैं, उस प्रतिष्ठित परंपरा का स्थान ले सकने वाले किसी आधुनिक औद्योगिक आधार की रचना नहीं होने दी गई। भारत के इस औद्योगिकरण औद्योगिकरण के पीछे विदेशी शासकों का दोहरा उद्देश्य था। एक तो वे भारत को इंग्लैंड में विकसित हो रहे आधुनिक उद्योगों के लिए कच्चे माल का निर्यातक बनाना चाहते थे। दूसरे, वे उन उद्योगों के उत्पादन के लिए भारत को ही एक विशाल बाजार बनाना चाहते थे। इस प्रकार उन उद्योगों के प्रसार के सहारे वे अपने ब्रिटेन के लिए अधिकतम लाभ सुनिश्चित करना चाहते थे। ऐसे आर्थिक परिदृश्य में भारत ये शिल्प कलाओं के पतन से जहां एक और भारी स्तर बेरोजगारी फैल रही थी, वहीं स्थानीय उत्पादन से वंचित भारतीय बाजारों की मांग का भी प्रसार हो रहा था। इस मांग को इंग्लैंड से सस्ते निर्मित उत्पादों के लाभपूर्ण आयात द्वारा पूरा किया गया। यद्यपि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में किसी आधुनिक उद्योगों की स्थापना होने लगी थी, किंतु उनकी उन्नति बहुत धीमी थी। प्रारंभ में तो यह विकास केवल सूती वस्त्र और पटसन उद्योगों को आरंभ करने तक ही सीमित था। सूती कपड़ा मिलें प्राय भारतीय उद्यमियों द्वारा ही लगाई गई थी और ये देश के पश्चिमी क्षेत्रों, आज से महाराष्ट्र और गुजरात में ही अवस्थित थी। पटसन उद्योग की स्थापना का श्रेय विदेशियों को दिया जा सकता है। यह उद्योग केवल बंगाल प्रांत तक ही सीमित रहा। 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में लोहा इस्पात उद्योग का विकास प्रारंभ हुआ। टाटा आयरन स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना 1907 में हुई। दूसरे विश्व युद्ध के बाद चीन देश सीमेंट, कागज आदि के कुछ कारखाने भी स्थापित किए हुए हैं। और किंतु भारत में भावी उद्योगों को प्रोत्साहित करने हेतु पूंजीगत उद्योगों का किंतु भारत के भावी उद्योगीकरण को प्रोत्साहित करने हेतु पूंजीगत उद्योगों को प्राय अभाव ही बना रहा। पूंजीगत उद्योग वे उद्योग होते हैं जो तत्कालिक उपभोग में कम आने वाली वस्तुओं के उत्पादन के लिए मशीनों और कल पुंजों का निर्माण करते हैं। यत्र तत्र कुछ कारखाने की स्थापना से देश की प्रारंभिक शिल्प कला आधारित निर्माण शालाओं के पतन की भरपाई नहीं हो पाई। यही नहीं, नव औद्योगिक क्षेत्र की संवर्धी दर बहुत ही कम थी और शकल घरेलू देशी उत्पाद, यानी कि शकल घरेलू उत्पाद होता है, जीएसटी जैसा कुछ है लेकिन हमको भी पता नहीं है, या शकल वर्धित मूल्य में इसका योगदान भी बहुत कम रहा। इस नए उत्पादन क्षेत्र की एक अन्य महत्वपूर्ण कमी यह थी कि इसमें सार्वजनिक क्षेत्र का कार्य क्षेत्र भी बहुत कम रहा। वास्तव में यह क्षेत्र प्रायः रेलों, विद्युत उपकरण, संचार, बंदरगाहों और कुछ विभागीय उपक्रमों तक ही सीमित थे।
लिए इस इन्हें भी जानिए में क्या दिया हुआ है, पढ़ते हैं। एक तालिका बनाकर दर्शाइए कि भारत में अन्य आधुनिक उद्योग सबसे पहले कहाँ और कब स्थापित हुआ था। क्या आप यह जानते हैं कि किसी आधुनिक उद्योग की स्थापना के लिए आधारभूत आवश्यकताएं क्या होती हैं? उदाहरण के लिए टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना जमशेदपुर में ही क्यों की गई? यह अब झारखंड राज्य में है। तो क्या दिक्कत है? झारखंड राज्य में है तो बुक में छपवाने में कुछ गलती हो सकती है क्या? नहीं, इसका कारण ये लिखा हुआ है, पढ़ते हैं अभी। आज भारत में कितने लोहा और अयस्क कारखाने हैं? क्या ये लोहा और इस्पात कारखाने विश्व के श्रेष्ठ संयंत्रों में गिने जाते हैं? क्या इन कारखानों की पूर्ण रचना और तकनीकी उन्नयन की आवश्यकता है? यदि हाँ, तो यह कार्य किस प्रकार हो सकेगा? आजकल यह तर्क दिया जा रहा है कि जो उद्योग अर्थव्यवस्था के लिए अति महत्वपूर्ण है, उन्हें सार्वजनिक क्षेत्र में कारखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस विषय में आपके क्या विचार हैं? भारत के मानचित्र पर उन सूती कपड़ा और पटसन मिलों को अंकित करें जो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय विद्यमान थी। सीमेंट, कागज आदि के कुछ कारखाने स्थापित हुए, किंतु भारत में भावी औद्योगिकरण को प्रोत्साहित करने हेतु पूंजीगत उद्योगों का प्रायः अभाव ही बना रहा। पूंजीगत उद्योग वे उद्योग होते हैं जो तत्कालिक उपभोग में काम आने वाली वस्तुओं के उत्पादन के लिए मशीनों और कलपुर्जों का निर्माण करते हैं। यत्र तत्र कुछ कारखानों की स्थापना देश के प्रारंभिक शिल्प अधिकरण निर्माण का पतन की भरपाई नहीं पाई गई। यही नहीं, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था, इसे पढ़ते हैं। मुझे जितना ख्याल में है, मेरे जहन में है, विदेशी व्यापार प्राचीन समय से ही भारत एक महत्वपूर्ण व्यापारिक देश रहा है, किंतु औपनिवेशिक सरकार द्वारा अपनाई गई वस्तु उत्पादन, व्यापार और सीमा शुल्क की प्रतिबंधकारी नीतियों का भारत के विदेशी व्यापार की संरचना, स्वरूप और आकार पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। परिणाम स्वरूप भारत कच्चे उत्पाद जैसे रेशम कपास है वापस नहीं है, उन चीनी, नील और पटसन आदि निर्यात होकर रह गया। साथ ही यह सूती, रेशमी, ऊनी वस्त्रों जैसी अंतिम उपभोक्ता वस्तुओं और इंग्लैंड के कारखानों में बनी हल्की मशीनों आदि का आयातक भी हो गया। व्यवहारिक रूप से इंग्लैंड ने भारत के आयात निर्यात पर अपना एकाधिकार जमाए रखा। भारत के आधे से अधिक व्यापार तो केवल इंग्लैंड तक सीमित रहा। शेष कुछ व्यापार चीन, श्रीलंका और ईरान से होने दिया जाता था। स्वेज नहर का व्यापार, इन्हें भी जानिए में पढ़ते हैं। ब्रिटिश काल की उन वस्तुओं की सूची तैयार करे जिनका भारत से निर्यात और आयात था। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित विभिन्न वर्षों के आर्थिक सर्वेक्षण से भारत के आयात और निर्यात से संबंधित विभिन्न वस्तुओं की सूची एकत्रित करें। इन आयातों और निर्यातों की तुलना स्वतंत्रता पूर्व अवधि से करें। उन सभी प्रमुख पतनों के नाम भी लिखें जो अब भारत के अधिकांश विदेशी व्यापार को संभालते हैं। जैसे मार्ग खुलने से भारत के व्यापार पर अंग्रेजी नियंत्रण और भी सख्त हो गया। विदेशी शासन के अंतर्गत भारतीय आयात निर्यात की सबसे बड़ी विशेषता निर्यात अधिशेष का बड़ा आकार रहा, किंतु इस अधिशेष की भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत भारी लागत चुकानी पड़ी। देश के आंतरिक बाजारों में अनाज, कपड़ा और मिट्टी
का तेल जैसी अनेक आवश्यक वस्तुएं मशीन से उपलब्ध हो पाती थी। यही नहीं, इस निर्यात अधिशेष का देश में सोने और चांदी के प्रवाह पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वास्तव में इसका प्रयोग तो अंग्रेज की भारत पर प्रशासन करने के लिए गढ़ी गई व्यवस्था का खर्च उठाने में ही हो जाता था। अंग्रेजी सरकार के युद्धों पर व्यय तथा अदृश्य मदों के आयात पर व्यय के द्वारा भारत की संपदा का दोहन हुआ। जनसांख्यिकीय परिस्थिति ब्रिटिश भारत की जनसंख्या के विस्तृत ब्यौरे सबसे पहले 1881 की जनगणना के तहत क्या बोलता है, चलिए पढ़ते हैं, बाद में मैं बक्से वाला चीज़ को पढ़ूंगा। एकत्रित किए गए, यद्यपि कुछ सीमाएं थीं, फिर भी इसमें भारत की जनसंख्या समवृद्धि की विषमता बहुत स्पष्ट थी। बाद में प्रत्येक 10 वर्ष बाद जनगणना होती रही। वर्ष 1921 के पूर्व भारत जनसांख्यिकीय संक्रमण के प्रथम सोपान में था। द्वितीय सोपान का आरंभ 1921 यानी कि 1921 के बाद माना जाता है, किंतु उस समय तक ना तो भारत की जनसंख्या विशाल थी, ना ही उसकी समवृद्धि दर बहुत अधिक थी। अच्छा, समाज विकास के विभिन्न सूचक भी बहुत उत्साहवर्धक नहीं थे। कुल मिलाकर साक्षरता दर तो 16% से भी कम ही थी। इसमें महिला साक्षरता का नगण्य यानी कि नेग्लिजिबल केवल 7% आंकी गई थी। जन स्वास्थ्य सेवाएं तो अधिकांश तो सुलभ ही नहीं थी। जहां ये सुविधाएं उपलब्ध थी भी वहां नितांत ही अपर्याप्त थी। परिणाम स्वरूप जल और वायु के सहारे फैलने वाले संक्रमण रोगों का प्रकोप था। उसने व्यापक जनहानि होना एक आम बात थी। कोई आश्चर्य नहीं कि उस समय सकल मृत्यु दर बहुत ऊंची थी। विशेष रूप से शिशु मृत्यु दर अधिक चौंकाने वाली थी। आज भले ही हमारे देश में शिशु मृत्यु दर 28% हो गई हो, उस समय तो ये दर 218 प्रति हजार थी। जीवन प्रत्याशा स्तर भी आज के 70 वर्ष की तुलना में केवल 32 वर्ष ही था। विश्वस्त आंकड़ों के अभाव में यह पाना कठिन है कि उस समय गरीबी का प्रसार कितना था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत में अत्यधिक गरीबी व्याप्त थी। परिणाम स्वरूप भारत की जनसंख्या की दिशा और भी बेहतर की गई। चित्र 1.1 में चित्र 1.3 में दिखाया गया है कि भारत की जनसंख्या एक बड़ा भाग मूल आवश्यकता जैसे कि घर से वंचित है। हाँ, ये मुझे आज भी देखने को मिलता है। 1.3 भारत की जनसंख्या का एक बड़ा भाग मूल आवश्यकता जैसे घर से वंचित है। ये तो सरकारी कामकाज के दौरान आता है, घर मिले ना मिले। इन्हें भी कीजिए। चलिए देखते हैं क्या है लिखा। क्या आप स्वतंत्रता पूर्व भारत में बारंबार अकाल पड़ने का कारण बता सकते हैं? बारंबार अकाल पड़ने का कारण, हाँ, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट को ठीक करना चाहिए। पढ़ाई, शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देना चाहिए। इस विषय में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन की पुस्तक गरीबी और अकाल बहुत उपयोगी होगी। आप उसे पढ़ने की कोशिश करें। इस किताब को खरीद के। नीचे लिखा गया है, स्वतंत्रता के समय भारत की जनसंख्या के व्यावसायिक विभाजन का पार्ट चार्ट बनाइए। व्यावसायिक संरचना क्या है, चलिए देखते हैं। यस,
ओके। व्यावसायिक संरचना है औपनिवेशिक काल में विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रकों में लगे कार्यशील श्रमिकों के अनुपातिक विभाजन में कोई परिवर्तन नहीं आया। कृषि सबसे बड़ा व्यवसाय था जिसमें 70 से 75% जनसंख्या लगी थी। विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्रकों में क्रमशः 10% से 15 से 20% जन समुदाय को रोजगार मिल पा रहा था। क्षेत्रीय विषमताओं में वृद्धि एक बड़ी विलक्षणता रही। उस समय की मद्रास प्रेसिडेंसी आज के तमिलनाडु, आंध्र और कर्नाटक और केरल प्रांतों के श्रेयों मुंबई और बंगाल के कुछ क्षेत्रों में कार्यबल की कृषि क्षेत्र पर निर्भरता में कमी आ रही थी। विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्रों का महत्व तुलनात्मक रूप बढ़ रहा था। किंतु उस अवधि में पंजाब, राजस्थान और उड़ीसा के क्षेत्रों में कृषि में लगे श्रमिकों के अनुपात में वृद्धि आंकी गई। आगे बढ़ते हैं। 1.8 की है आधारिक संरचना। औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत देश के रेलों, पत्तनों, जल परिवहन व डाक तार आदि का, इस पेज पे आते हैं। ओके, क्या विकास हुआ देख लेते हैं। विकास हुआ है औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत देश के रेलों, पत्तनों, जल परिवहन व डाक आदि का विकास हुआ है। इस ध्येय जन सामान्य को आर्थिक सुविधाएं प्रदान करना नहीं था। ये कार्य तो औपनिवेशिक हित साधन के ध्येय से किए गए थे। अंग्रेजी शासन से पहले बनी सड़कें आधुनिक यातायात साधनों के लिए उपयुक्त नहीं था। जो सड़कें उन्होंने बनाई उनका श्रेय भी देश के भीतर उनकी सेनाओं के आवागमन की सुविधा तथा देश के भीतरी भागों में कच्चे माल को निकटतम रेलवे स्टेशन का पतन तक पहुंचाने में सहायता करना मात्र था। इस प्रकार माल को इंग्लैंड या अन्य लाभकारी बाजारों तक पहुंचाना आसान हो जाता था। ग्रामीण क्षेत्रों तक माल पहुंचाने में सक्षम सभी मौसम में उपयोग होने वाले सड़क मार्गों का अभाव निरंतर बना ही रहा। वर्षा काल में तो यह अभाव और भी भीषण हो जाता था। स्वाभाविक ही था कि प्राकृतिक आपदाओं और अकाल आदि की स्थिति में ग्रामीण क्षेत्र में बसे देशवासियों का जीवन कठिनाइयों के कारण दुभर हो जाता था। अंग्रेजों ने 1850 में भारत में रेलों का आरंभ किया। यही उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। रेलों ने भारत की अर्थव्यवस्था की संरचना को दो महत्वपूर्ण तरीकों से प्रभावित किया। एक तो इससे लोगों की भू क्षेत्रीय और सांस्कृतिक व्यवधानों को कम कर आसानी से लंबी यात्रा करने के अवसर प्राप्त हुए, और दूसरी ओर भारतीय कृषि व्यवसायीकरण को बढ़ावा मिला। किंतु इस व्यवसायीकरण का भारत ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं के आत्मनिर्भरता के स्वरूप पर विपरीत प्रभाव पड़ा। इसमें चित्र में दिया गया है। मैं अपने चित्र को हटाता हूँ और आपको चित्र दिखाता हूँ। इसमें चित्र में दिखाया गया है, चित्र 1.4 में बताया गया है कि मुंबई तथा ठाणे को जोड़ने वाला पहला रेल बहुत ही 1854 में 1854 में है। ये मुंबई तथा ठाणे को जोड़ने वाला पहला रेल पुल है। मुंबई टू ठाणे। इस चित्र को देखकर मुझे इतिहास की याद आ रही है। ये देखिए, ये ब्रिटिश है या हमारे भारतीय शासक, मुझे देख के कुछ पता नहीं चल रहा है। ये ट्रेन चल रही है। ये किस तरह से पिलर गाड़े हुए हैं, कितना पिलर है, मैं इसे गिनने जाऊं तो गिन के देखते हैं। ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, 16 है, 17 है, 18 है, 19 है,
20 हैं, 21, 22 तक हैं, 22 तक हमारे नज़र में इस चित्र को देखते हुए पुल मिले। आगे चलते हैं और फिर से देखते हैं और फिर से पढ़ते हैं। भारत के निर्यात में निसंदेह विस्तार हुआ, परंतु इसके लाभ भारतवासियों को मुश्किल से ही प्राप्त हुए। इस प्रकार जन सामान्य को मिले सांस्कृतिक लाभ व्यापक होते हुए भी देश की आर्थिक हानि की भरपाई नहीं कर पाए। सड़कों तथा रेलों के विकास के साथ साथ औपनिवेशिक व्यवस्था औपनिवेशिक व्यवस्था सड़कों तथा रेलों के विकास के साथ साथ औपनिवेशिक व्यवस्था के आंतरिक व्यापार तथा समुद्री जलमार्गों के विकास पर ध्यान दिया, किंतु ये उपाय बहुत संतोषजनक नहीं थे। उस समय के आंतरिक जलमार्ग अलाभकारी सिद्ध हुआ। उड़ीसा की तटवर्ती नहर इसका विशेष उदाहरण है। यद्यपि इस नहर का निर्माण सरकारी इसमें दिखा है, देखिए टाटा एयरलाइंस का एक बहुत ही पुराना सा फोटो हमें देखने को मिल रहा है। चित्र 1.5 में टाटा एयरलाइंस टाटा सन्स के विभाग के रूप में इस कंपनी की स्थापना 1932 में भारत में उड़ान क्षेत्र की नींव रखी। 1932 कोष से किया गया था। तदपि यह रेल मार्ग से स्पर्धा नहीं कर पाए। नहर के समांतर रेल मार्ग विकसित होने के बाद अंततः उस जलमार्ग को छोड़ दिया गया। भारत में विकसित की गई महंगी तार व्यवस्था का मुख्य ध्येय तो कानून व्यवस्था को बनाए रखना ही था। दूसरी ओर डाक सेवाएं अवश्य जन सामान्य को सुविधा प्रदान कर रही थी, किंतु वे बहुत ही अपर्याप्त थीं। आधारिक संरचनाओं की वर्तमान अवस्था के विषय में आपको अध्याय 8 में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। निष्कर्ष यह है, स्वतंत्रता प्राप्ति तक 2000 वर्षों के विदेशी शासन के प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रत्येक आयाम पर अपनी पैठ बना चुका था। अच्छा से मैं सुरताल से नहीं पढ़ पाया, फिर से प्रयास करते हैं और देखते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति तक 2000 वर्षों के विदेशी शासन का प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रत्येक आयाम पर अपनी पैठ बना चुका था। कृषि क्षेत्र पहले से ही अत्यधिक श्रम अधिशेष के भार से लदा था। उसकी उत्पादकता का स्तर भी बहुत कम था। औद्योगिक क्षेत्र भी आधुनिकीकरण, विविध क्षमता संवर्धन और सार्वजनिक निवेश में वृद्धि की मांग कर रहा। अभी क्या है देखते हैं। क्रियात्मक गतिविधियां। अभी कुछ क्षेत्रों में यह धारणा व्याप्त है कि ब्रिटिश शासन भारत के लिए लाभकारी ही था। इस धारणा के बारे में जानकारियों पर आधारित चर्चा की आवश्यकता है। आपका इस धारणा के प्रति क्या दृष्टिकोण होगा? अपनी कक्षा में इस विषय पर चर्चा आयोजित करें, अनाउंस करें। और क्या अंग्रेजी शासन भारत के लिए अच्छा था? मेरे लिए तो एकदम नहीं था। 200 साल तक राज करके गया है और इंग्लिश मैन सब हमें इंग्लिश सिखा गया है, वो अच्छी बात है, ऑफिशियल लैंग्वेज हो गया है। विदेशी व्यापार तो केवल इंग्लैंड औद्योगिक क्रांति को पोषित कर रहा था। प्रसिद्ध रेलवे नेटवर्क सहित सभी आधारिक संरचनाओं में उन्नयन, प्रसार तथा जनोन्मुखी विकास की अर्थव्यवस्था थी। व्यापक गरीबी और बेरोजगारी भी सार्वजनिक आर्थिक नीतियों को जल कन्यान्योन्मुखी बनाने का आग्रह कर रही थी। संक्षेप में देश में सामाजिक और आर्थिक चुनौतियां बहुत अधिक थीं। इसे भी
पुनरावर्तन पढ़ते हैं अभी। ओह माफ़ कीजिएगा, मैं पॉज करना भूल गया था। पुनरावर्तन स्वतंत्रता के बाद की आर्थिक व्यवस्था की उपलब्धियों को सही रूप समझ पाने के लिए स्वतंत्रता पूर्व की अर्थव्यवस्था की सही जानकारी आवश्यकता है। ओह अभी पढ़ते हम फिर से, थोड़ा सा हो गया था। पुनरावर्तन, तो अभी हम फिर से पढ़ने वाले हैं पुनरावर्तन। तो चलिए करते हैं शुरू। स्वतंत्रता के बाद भी आर्थिक विकास, स्वतंत्रता के बाद भी आर्थिक विकास की उपलब्धियों को सही रूप से समझ पाने के लिए स्वतंत्रता पूर्व की अर्थव्यवस्था की सही जानकारी की आवश्यकता है। औपनिवेशिक शासकों दूसरा है औपनिवेशिक शासकों की आर्थिक नीतियाँ शासित देश और वही लोगों के आर्थिक विकास से प्रेरित नहीं थी। औपनिवेशिक शासकों की आर्थिक नीतियाँ शासित देश और वहाँ के लोगों के आर्थिक विकास से प्रेरित नहीं थी। उनका ध्येय तो इंग्लैंड के आर्थिक हितों का संरक्षण और संवर्धन था। भले ही भारत की जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग कृषि से ही अपना आजीविका पाता था, किंतु कृषि क्षेत्र गतिहीन हो रहा, इसमें हास्य ही प्रमाण मिले हैं। भारत की अंग्रेजी सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियों के कारण भारत के विश्व प्रसिद्ध हस्तकला उद्योगों का पतन हो रहा और उनके स्थान पर किसी आधुनिक औद्योगिक आधार की रचना नहीं हो पाई। पर्याप्त सार्वजनिक व्यवस्था सेवाओं का अभाव, बार बार प्राकृतिक आपदाओं और अकाल ने जन सामान्य को बहुत ही निर्धन बना डाला और इसके कारण कच्चा मृत्युदर का सामना करना पड़ा। यद्यपि अपने औपनिवेशिक हितों से प्रेरित होकर विदेशी शासकों ने आधारिक संरचना सुविधाओं को सुधारने के प्रयास किए थे, परंतु इन प्रयासों में उनका निहित स्वार्थ था। यद्यपि स्वतंत्रता भारत की सरकार ने योजनाओं के द्वारा आधार बनाया। अभ्यास है ये। ओके, चलिए पढ़ते हैं अभ्यास में क्या क्या प्रश्न दिए हुए हैं। भारत में औपनिवेशिक शासन की आर्थिक नीतियों का केंद्र बिंदु क्या था? उन नीतियों ने क्या प्रभाव हुआ? उन नीतियों के क्या प्रभाव हुए? औपनिवेशिक काल में भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाले प्रमुख अर्थशास्त्रियों के नाम बताइए। तीसरा है औपनिवेशिक शासन में कृषि की गतिहीनता के मुख्य कारण क्या थे? चौथा है स्वतंत्रता के समय देश में कार्य कर रहे कुछ आधुनिक उद्योगों के नाम बताइए। पांचवा है भारत स्वतंत्रता के पूर्व अंग्रेजों द्वारा भारत के व्यवस्थित औद्योगिकरण के दोहरे ध्येय क्या थे? छठा है अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के परंपरागत हस्तकला उद्योगों का विनाश हुआ। क्या आप इस विचार से सहमत हैं? अपने उत्तर के पक्ष में कारण बताइए। भारत में आधुनिक संरचना विकास की नीतियां से अंग्रेज अपने क्या उद्देश्य पूरा करना चाहते थे?
ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन द्वारा अपनाई गई औद्योगिक नीतियों की कमियों की आलोचनात्मक विवेचना करें। औपनिवेशिक काल में भारतीय संपत्ति के निष्कासन से आप क्या समझते हैं? जनांकीय संक्रमण के प्रथम से द्वितीय सोपान की ओर संक्रमण का विभाजन वर्ष कौन सा माना जाता है? 11वां औपनिवेशिक काल में भारत की जनांकीय स्थिति का एक संख्यात्मक चित्रण प्रस्तुत करें। 12वां है स्वतंत्रता पूर्व भारत की जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना की प्रमुख विशेषताएं समझाइए। ठीक है। और 13वां है भारत स्वतंत्रता के समय भारत के समक्ष उपस्थित प्रमुख आर्थिक चुनौतियों को रेखांकित करें। 16वां है भारत में प्रथम सरकारी जनगणना किस वर्ष हुई? 2011 में। मुझे जितना पता है, इससे भी पहले हुई है तो मुझे नहीं पता है। और स्वतंत्रता के समय भारत के विदेशी व्यापार के परिमाण और दिशा की जानकारी दें। 16वां है क्या अंग्रेजों ने भारत में कुछ सकारात्मक योगदान भी दिया था? विवेचना करें। अतिरिक्त गतिविधियां भी पढ़ना है हमें, ये थोड़ा सा है, चलिए देखते हैं। स्वतंत्रता के पूर्व भारत में पहला है स्वतंत्रता के पूर्व भारत में ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में लोगों को उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं की सूची बनाइए। उस सूची की आज के उपभोक्ता स्वरूप से तुलना करें। इस प्रकार जन सामान्य के जीवन स्तर में आए परिवर्तनों का अवलोकन करें। दूसरा है हम अपने आसपास गांवों और शहरों के स्वतंत्रता के पूर्व चित्र संग्रहित करें। उन्हें आज के परिदृश्यों से मिलाकर देखें। क्या आप आप उसमें से क्या परिवर्तन देखते हैं? क्या इनमें आए परिवर्तन सुखद हैं या दुखद? चर्चा करें। अपने शिक्षक के सहयोग से इस विषय पर परिचर्चा करें। क्या भारत में जमींदारी प्रथा का सचमुच उन्मूलन हो गया है? यदि आपका सामान्य मत नकारात्मक है तो आप विचार से इसे समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए और क्यों? स्वतंत्रता के समय हमारे देश की जनता अपनी आजीविका के लिए क्या क्या कार्य करती थी? आज जनता के मुख्य व्यवसाय क्या हैं? देश में चल रहे आर्थिक सुधारों को ध्यान में रखकर वर्ष 2035 में आप किस प्रकार के व्यावसायिक परिदृश्य की कल्पना करेंगे? 2035 तक का सूचना हमारे दिमाग में बड़ा ही मनोरंजन और मनोरम है। संदर्भ लिखा हुआ है, ये कहाँ से पुस्तक प्रिंट हुई है। तो फिलहाल दोस्तों हमने अध्याय 1 पढ़ लिया है। अध्याय का नाम था भारत की अर्थव्यवस्था का विकास, इन डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और मैं इतना ही बोलकर अपने वाणी को विराम देने जा रहा हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।